सो जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारा चैप्टर नंबर 2 है फ्रॉम बुक। और इसका जो टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ इंटरेक्शन। यानी कि जो ऊपर हमने नेक्स्ट फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने जो इंटरेक्टिव डिज़ाइन देखे थे ना, उनको मज़ीद अंडरस्टैंड करना और उनके ऊपर हमने कॉन्सेप्चुलाइजेशन करना है, यानी कि कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनाना है। ठीक है, यानी कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम मिलती है तो उस प्रॉब्लम को हमने इंटरेक्टिव डिज़ाइन के ऊपर कैसे, इंटरेक्टिव डिज़ाइन के थ्रू कैसे सॉल्व करना है यूज़र के लिए। ठीक है, तो उन पे कुछ ना कुछ मॉडल्स क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, तो उन मॉडल्स को हमने कंसीडर करना है। तो इसमें आप जो देखेंगे वो पहला है प्रॉब्लम स्पेस, कि प्रॉब्लम स्पेस क्या होता है। ठीक है, और प्रॉब्लम स्पेस को कंसिडर करते हुए हम कैसे कॉन्सेप्चुअल मॉडल क्रिएट करते हैं। ठीक है, और कॉन्सेप्चुअल मॉडल के अंदर हमारे पास इंटरफेस मेटाफोर क्या होते हैं, ठीक है, और मेटाफोर्स क्या होते हैं, और यहाँ पे हम देखेंगे कि इंटरेक्शन टाइप्स कौन कौन सी हैं। ये 4 टॉपिक हैं जो मेन गोल है हमारा इस चैप्टर का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि प्रॉब्लम स्पेस क्या चीज़ होती है। प्रॉब्लम स्पेस का मतलब ये है कि जब कोई प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कोई ना कोई एप्लीकेशन, कोई ना कोई वेबसाइट, कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाते हैं ताकि उस प्रॉब्लम को, उस इशू को हम ख़त्म कर सकें। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्पेस का मतलब ये होता है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम स्पेस टू स्पेसिफाई व्हाट इज़ यू आर डूइंग। यानी कि हम इस बात को स्पेसिफाई करते हैं कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, या प्रॉब्लम को हमने अंडरस्टैंड लाजमी तौर पे करना होता है। ये एक सिग्निफिकेंट पार्ट है कॉन्सेप्चुअल मॉडल क्रिएट करने का। तो इसमें हमें किस चीज़ को कंसिडर करना है कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है, क्यों कर रहे हो और उसको कैसे करोगे। ठीक है, कि यूज़र की सपोर्ट हो। ठीक है, वाई एंड हाउ इट विल सपोर्ट यूज़र, यानी कैसे और क्यों ये यूज़र को सपोर्ट करेगा, किस लिहाज से। क्योंकि आपने हमेशा जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना, क्योंकि वो यूज़र ने यूज़ करनी है, किसी आम इंसान ने यूज़ करनी है, ठीक है, या फिर किस शख्स ने उसको यूज़ करना है, उसके पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचोगे ना तो आप यूज़र एक्सपीरियंस के गोल को अचीव कर सकते हो। यूज़र एक्सपीरियंस के गोल कौन कौन से थे? क्या कहते हैं, इफ़ेक्टिवनेस, सेफ्टी, ठीक है, एफिशिएंसी, ठीक है, और क्या उनसे थे, प्रोटेक्शन। यानी कि जो ये तमाम यूज़र एक्सपीरियंस के गोल है ना, और यूजिबिलिटी गोल्स, यानी कि इंजॉयबिलिटी, ठीक है, रिवॉर्डिंग और फन, और इसमें जो ये तमाम आते हैं। ठीक है, कि यूज़र को मज़ा आए आपकी एप्लीकेशन यूज़ करने में। अगर आपने वो गोल्स को अचीव करना है तो आपने यूज़र के पर्सपेक्टिव से सोचना है। ठीक है, तो इसी तरह प्रॉब्लम स्पेस का मतलब यही होता है कि बिगिन बाय डूइंग यूज़र रिसर्च एंड देन स्केच देयर आइडियाज़। यानी आपने आइडियाज़ जब तक स्केच नहीं करने जब तक आप यूज़र पे रिसर्च ना कर लो। ठीक है, तो इसका मतलब होता है आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है। अगर मैं कोई प्रॉब्लम आपको दूं कि भी आप ऐसी एप्लीकेशन तैयार करें जो कि ना बच्चों के लिए हो। ठीक है, और बच्चे जो है ना उसमें क्या कहते हैं, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकें। ठीक है, और मैसेज कर सकें, और बच्चों को ना, यानी कि मेन मोटिव क्या है, बच्चों को ना लिखना आए। ठीक है, उस एप्लीकेशन के थ्रू। अब उस एप्लीकेशन कैसे, अब उसके बारे में सोचना है कि क्योंकि अब हमें पता लग गया, प्रॉब्लम स्पेस के थ्रू हमें पता लग गया कि वो जो एज फैक्टर होगा वो एक बच्चों का एज फैक्टर होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 6 साल से लेकर 15 साल के बच्चों ने उसको यूज़ करना है। तो उसके मुताबिक आपने यूज़र एक्सपीरियंस कैसे और यूजिबिलिटी कैसे आप उसके ना दोगे, गोल्स में दोगे। तो आप में पहले यूज़र पे रिसर्च करनी कि कौन आपका यूज़र है, कौन उसको यूज़ करेगा, कैसे यूज़ करेगा, कब यूज़ करेगा, कहाँ यूज़ करेगा, इन चीज़ों को आपने दिमाग में रखना है। अच्छा, दूसरी चीज़ होती है कॉन्सेप्चुअल मॉडल। कॉन्सेप्चुअल मॉडल हमें क्या देता है? कॉन्सेप्चुअल मॉडल ये बात होती है कि कॉन्सेप्चुअल मॉडल जो होता है वो आपके पास हाई लेवल डिस्क्रिप्शन होती है आपके प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होगा, कैसे यूज़र से इंटरेक्ट करेगा, उसके बारे में हाई लेवल डिस्क्रिप्शन का नाम जो है ना वो कॉन्सेप्चुअल मॉडल है। यानी कि व्हाट यूज़र कैन डू विद इट, यानी कि यूज़र जो है वो प्रोडक्ट के साथ क्या कर सकता है या क्या करेगा। ठीक है, और हाउ द सिस्टम इज़ ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट, यानी कि जो भी आप प्रोडक्ट बनाओगे, सिस्टम बनाओगे, वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड होगा और वो कैसे ऑपरेट होगा। ठीक है, यूज़र को इस बारे में कैसे पता लगेगा कि ये कैसे, किस सीक्वेंस से चल रहा है, किस कंसिस्टेंसी से चल रहा है, उसकी डिस्क्रिप्शन का नाम जो है वो कॉन्सेप्चुअल मॉडल है। ठीक है, व्हाट कॉन्सेप्ट यूज़र नीड टू इंटरेक्ट विद द प्रोडक्ट, यानी कि यूज़र को प्रोडक्ट से इंटरेक्ट करने के लिए किस कॉन्सेप्ट का होना लाजमी है। ठीक है, यानी कि फिर इसका मतलब ये होगा कि यूज़र का लाजमी तौर पे उस माइंड का होगा जब भी वो हमारे प्रोडक्ट की ऑर्गेनाइजेशन को और ऑपरेशन को समझ पाएगा।
है ना। मैं वर्ड की एप्लीकेशन को चलाना जब समझा जब मैंने 9वीं क्लास पास की, ठीक है। उससे पहले मुझे समझ नहीं आना था कि वर्ड की एप्लीकेशन का मकसद क्या है। फिर जब मुझे टीचर ने असाइनमेंट दिया ना कि आप ये असाइनमेंट करके लाओ, और टीचर ने हमें क्लास में दिखाया कि इस तरह आप वर्ड की एप्लीकेशन को ओपन करोगे, यहाँ आपको टेक्स्ट मिलेगा, टेक्स्ट एडिटर है एक तरह से, ये आप इस पर टेक्स्ट लिखो, इमेजेस डालो, इमेजेस को आप एडिट करो। तो मुझे उस वक्त समझ में आया, यानी कि अगर मैं इस वर्ड की एप्लीकेशन को चौथी क्लास में यूज़ करता है, तीसरी क्लास में यूज़ करता, तो मुझे इतनी इंटरेक्टिव नहीं लगती। बेशक अब के बच्चे तो उसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस वक्त मुझे समझ में नहीं आता है आप वर्ड की एप्लीकेशन छोड़ें या कोई ऐसी एप्लीकेशन लें जो कि आपके मेरी एज के मुताबिक नहीं हो, ठीक है। तो मैं अगर उसको यूज़ करना चाहूँ तो वो मुझे इंटरेक्टिव नहीं लगेगी, मुझे उसमें मज़ा नहीं आएगा, मुझे उसमें यूज़बिलिटी और यूज़र एक्सपीरियंस के गोल अचीव नहीं होंगे। तो यूज़र को आइडेंटिफाई करना, यूज़र के कॉन्सेप्ट को समझना कि यूज़र किस एज का होगा, या यूज़र हमारी ऑपरेशन और ऑर्गेनाइजेशन को समझ सके, तो ये इसका मतलब इस चीज़ को डिज़ाइन करना, ये जो होता है ना, ये हमारे पास कॉन्सेप्चुअल मॉडल होता है। और कॉन्सेप्चुअल मॉडल में जो मेन कॉन्सेप्ट आता है ना वो होता है मेटाफोर। मेटाफोर बहुत बहुत अहम है, ठीक है। मेटाफोर को कंसिडर करना बहुत अहम है। मेटाफोर का मतलब क्या होता है? मेटाफोर का मतलब ये होता है कि आप ना दो डिसिमिलर चीज़ों को, एक ऐसी चीज़ें जो कि जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, तो आप दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हो, ठीक है, दो डिसिमिलर थिंग्स का आपस में कंपेयर करते हो और किसी एक को ऐसा बताते हो कि वो दूसरे जैसा है। यानी मैंने कहा अली चांद है, ठीक है। अली जो है ना, अली एक शख्स है और वो चांद है। मैंने ऐसा क्यों कहा? यानी कि चांद जो है ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, रोशन होता है, बड़ा होता है, चमकदार होता है ना। तो मैंने कहा कि अली जो है वो चांद जैसा है। मैंने ये नहीं कहना, मैंने कहा अली चांद है। अब चांद खूबसूरत होता है तो अली भी खूबसूरत होगा। ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया ना, कंपैरिजन किया है, हालांकि अली और चांद का कोई आपस में ताल्लुक नहीं है। अली एक शख्स है, चांद एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करना। अब एक और एग्जाम्पल देता हूँ, यानी कि जिसको हम मेटाफोर कहते हैं। मैंने कहा भाई तुम तो उल्लू हो, ठीक है, तुम तो उल्लू हो। उल्लू का मकसद क्या है? उल्लू जो है ना, हमारी अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उल्लू उल्लू को ना हम बेवकूफ़ में कहते हैं। यानी कि अगर बोलो तुम तो बेवकूफ़ शख्स हो, है ना, तो मैं क्या कहता हूँ, तुम तो उल्लू हो। यानी कि ये मेटाफोर यूज़ कर रहा हूँ। उल्लू जो है वो मेटाफोर है किसका? बेवकूफ़ कहने का, यानी कि बेवकूफ़ी का अलामत है उल्लू, ठीक है, जिसको हम ऑल बोलते हैं इंग्लिश में। लेकिन उल्लू ज़रूरी नहीं है, उल्लू बेवकूफ़ नहीं होता, उल्लू बहुत चालाक जानवर है। तो कंपैरिजन ऑफ टू डिसिमिलर थिंग्स डिस्क्राइबिंग वंस एज इट वर लाइक द अदर, यानी कि आप एक चीज़ को पकड़ो, एक एलिमेंट को पकड़ो और उसको ऐसे डिस्क्राइब करो कि वो दूसरे के जैसा है, तो इसको बोलते हैं मेटाफोर, ठीक है। तो टू अंडरस्टैंड वन थिंग वी टेक अ सपोर्ट ऑफ अदर थिंग, यानी कि एक चीज़ को समझने के लिए आप दूसरी चीज़ का सहारा लेते हैं। जैसे टीचर्स जो है ना वो बच्चों को कैसे समझाते हैं कि आपको कोई चीज़ समझानी हो ना, ठीक है, जो चीज़ बहुत मुश्किल हो, समझ में ना आ रही हो, तो आप एक ऐसी फैमिलियर टर्म का यूज़ करते हैं, एक ऐसी फैमिलियर टर्म का सपोर्ट लेते हैं जो कि आपके दिमाग में होती है, तो उससे ना आपको चीज़ फ़ौरन समझ में आ जाती है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को ना आप मेटाफोर कहते हैं। तो हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट प्रोडक्ट इट फॉर। तो अब हम बात कर रहे थे अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने की, ये तो था एक जनरल एग्जाम्पल, लेकिन हमने क्या करना होगा मेटाफोर में? हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट अ प्रोडक्ट इट इफ़ फॉर, यानी कि इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट का मकसद क्या है, इस चीज़ को कैसे समझे हम, ठीक है। अब जैसे कि मैं गूगल की बात करता हूँ सफारी सर्च इंजन की। जब आप सफारी का लोगो सर्च करते हैं ना, तो सफारी का जो लोगो है ना वो एक मैप दिखा रहा होता है। मैं अगर यहाँ पे सर्च करूँ सफारी लोगो, देखें सफारी का जो लोगो है ना, सफारी एक सर्च इंजन है, ठीक है, इसका जो लोगो है ना वो एक ना मैप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो मैप का मतलब क्या होता है? मैप का मतलब ये होता है कि आप कोई चीज़ तलाश कर रहे हैं, है ना, आप जो है ना लोकेशन फाइंड कर रहे हैं। तो इससे आपका ये एक मेटाफोर क्रिएट हुआ। इससे मेटाफोर क्या क्रिएट हुआ कि आप जो है जो इसका जो लोगो है वो एक, आप जब इसका मकसद ये होगा, मैं कंफ्यूज हो गया कि लोकेशन फाइंड कर रहे हो, कोई चीज़ सर्च कर रहे हो, तो एप्लीकेशन इसीलिए बनाई गई थी कि आप जो है सर्च इंजन करो, कोई भी आप चीज़ जो सर्च करोगे वो आप जो है फाइंड कर लोगे, उसकी लोकेशन, उसका पता और समझ लोगे उसको, है ना। तो एक लोगो जो है ना वो एक मेटाफोर हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हुआ एग्जाम्पल। तो अब हमें क्या पता लगा? मेटाफोर आर कॉमनली यूज टू एक्सप्लेन समथिंग दैट इज अनफेमिलियर और हार्ड टू ग्रैस्प,
ठीक है। मेटाफोर कॉमनली यूज़ किए जाते हैं एक्सप्लेन करने के लिए किसी चीज़ को जो कि अनफेमिलियर हो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो निकलने में उसको, ठीक है, यानी कि समझने में। बाय वे ऑफ कंपैरिजन विद समथिंग दैट इज़ फेमिलियर। तो हम क्या करते हैं, किसी फेमिलियर चीज़ का सपोर्ट लेते हैं और उससे उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल दे आर कॉमनली एम्प्लॉयड इन एजुकेशन when teachers use them to introduce something new to the student by comparing the new material with someone that already understand। जो उन्होंने पहले से समझा हुआ होता है स्टूडेंट्स ने, उसकी हेल्प लेके वो एक नया काम उनको समझा देते हैं टीचर्स। इसका मतलब है, अब यहाँ पे आता है इंटरफेस मेटाफोर। मेटाफोर तो समझ में आ गया भाई, किसी भी चीज़ का सहारा लो और किसी मुश्किल चीज़ को समझा दो, किसी आसान चीज़ का सहारा लो, किसी मुश्किल चीज़ को समझा दो। इंटरफेस मेटाफोर क्या होता है? इंटरफेस मेटाफोर का मतलब ये होता है, इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो एग्जांपल है एक टेबल की, ठीक है। आपके घर में टेबल मौजूद होती है, ठीक है, और कंप्यूटर टेबल को अंडरस्टैंड कर लें आप, ठीक है। आपके पास एक कंप्यूटर टेबल होती है, तो कंप्यूटर टेबल में क्या होता है, आपके पास जो कंप्यूटर टेबल होती है ना, वो बहुत ज़्यादा अलाइन होती है। आपने कोने पे लैपटॉप अपना कंप्यूटर रखा हुआ होता है, ठीक है, उसके बराबर में आपने जो है ना माउस रखा हुआ होता है, उसके बराबर में आपने कीबोर्ड रखा हुआ होता है, कोने पे आपने पेन्स का बॉक्स रखा हुआ होता है जिसमें बहुत सारे पेन्स होते हैं, उस एक तरफ पे आपने बुक्स रखी हुई होती हैं बहुत सारी, एक तरफ आपने अपना होमवर्क डायरी रखी हुई होती है, एक तरफ आपने अपनी फाइल्स रखी हुई होती हैं। तो एक ना अलाइनमेंट होती है, एक ज़रूरी नहीं है हर जगह ऐसी हो, लेकिन आप जब ऑर्गेनाइज टेबल को देखते हो तो वो ऐसी ही होती है, ठीक है। तो अब जो हमारे पास ये एक हो गया आपके पास टेबल जो घर में मौजूद होती है, ठीक है। अब हमने इस टेबल को देखते हुए, इस टेबल को एज अ मेटाफोर क्रिएट करते हुए हमने अपना डेस्कटॉप डिज़ाइन किया है, ठीक है। डेस्कटॉप जो है ना आपका, जब आप डेस्कटॉप ओपन करते हो, ठीक है, अब जैसे मैं अपना डेस्कटॉप ओपन करता हूँ, ओह माय गॉड, ठीक है। अब देखिए मैंने अपना डेस्कटॉप ओपन किया ना, तो डेस्कटॉप को हमने एक टेबल से तशबीह दी है। इससे क्या मुराद है कि हमारे पास इसमें मल्टीपल फोल्डर्स होंगे, ठीक है। अब जैसे मेरी तो तमाम चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा जो है ना वो सही नहीं है, ठीक है। मेरी तो तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ना उलझी हुई है, यानी कि कोई वीडियो यहाँ भी रखी हुई है, कोई वीडियो यहाँ भी रखी हुई है, कोई इमेज भी रखी हुई है, गूगल भी रखा हुआ है, वर्ड की फाइल भी है, टेक्स्ट फाइल भी है, PNG फाइल भी है ना। अलाइनमेंट नहीं है, ठीक है। एक ऐसा डेस्कटॉप जहाँ पे अलाइनमेंट हो, तो हमने उस मेटाफोर को कंसिडर करने का मकसद ये था, एग्जाम्पल देने का मकसद ये था, डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो होती है वो इसी तरह बनाई गई थी कि वहाँ पे मल्टीपल फोल्डर्स होंगे, हर फोल्डर्स में उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें अलाइनमेंट के तौर पे रखी हुई होंगी। इंटरफेस मेटाफोर से ये चीज़ समझाना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। इंटरफेस मेटाफोर का मतलब क्या है? मेटाफोर आर अ सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ कंसेप्चुअल मॉडल। जब भी हम एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनाते हैं ना, तो मेटाफोर का होना लाजमी है, वो एक सेंट्रल कंपोनेंट है। दे प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर दैट इज सिमिलर इन सम वे टू एक्सपेक्ट ऑफ अ फैमिलियर एंटिटी। यानी कि इसमें वही बात बता रहा है जो हमने ऊपर देखी थी कि किसी फैमिलियर एंटिटी को आप क्या कहते हैं, फैमिलियर एंटिटी को आप कंसीडर करते हो, ठीक है, उसका सहारा लेते हुए आप एक ऐसी चीज़ को समझा देते हो जो कि अनफैमिलियर होती है, ठीक है। मोर स्पेशली एन इंटरफेस मेटाफोर इज वन दैट इज इंस्टीट्यूटेड इन सम वे एज अ पार्ट ऑफ यूजर इंटरफेस। हाँ, इंटरफेस मेटाफोर का जो ताल्लुक होता है ना, वो यूज़र के इंटरफेस से होता है। असल में मैंने समझना था कि इंटरफेस मेटाफोर क्या होता है। इंटरफेस मेटाफोर का मतलब क्या है कि आप जो है सिंपल मेटाफोर क्रिएट करो और उस मेटाफोर को आप यूज़र के इंटरफेस पे लाओ, क्योंकि देखिए अब यही चीज़ तो हमने समझनी थी कि जब यूज़र एक नॉर्मल टेबल के ऊपर इतनी अलाइनमेंट से चल रहा होता है, तो उसको हमने तशबीह डेस्कटॉप कंप्यूटर से इसलिए दी, कंप्यूटर के डेस्कटॉप से इसलिए दी क्योंकि वहाँ पर भी यूज़र जो है अपने डेस्कटॉप पे इसी अलाइनमेंट से अपनी फाइल्स को, हर एक्सटेंशन की फाइल्स को रखेगा। यानी PNG के लिए एक अलग फोल्डर बना हुआ होगा जिसमें तमाम PNG रहेंगी, MP4 फाइल के लिए अलग फोल्डर बना हुआ होगा, टेक्स्ट फाइल का अलग फोल्डर बना हुआ होगा, डॉक्स का अलग फोल्डर बना हुआ होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, एक अलाइनमेंट होगी उस टेबल की तरह। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई भी है कि डेस्कटॉप मेटाफोर, ठीक है, और सर्च इंजन मेटाफोर्स। सर्च इंजन यानी कि सर्च इंजन के लोगोज होते हैं ना, वो और मल्टीपल वेबसाइट्स के लोगो जो है ना वो उनके मेटाफोर होते हैं, यानी कि वो बता रहे होते हैं कि उनका मकसद क्या है। इंटरफेस मेटाफोर आर इंटेंडेड टू प्रोवाइड फैमिलियर एंटिटीज दैट एनेबल पीपल टू रियली अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट मॉडल एंड नो व्हाट टू डू एट अ इंस्टेंस। तो इसमें मैं क्या समझ में आया कि इंटरफेस मेटाफोर का इंटेंशन क्या होता है कि वो प्रोवाइड करें फैमिलियर एंटिटीज़, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसी एंटिटीज़ जो कि यूज़र के दिमाग में हो, ठीक है, ताकि यूज़र जो है ना फ़ौरन तौर पे समझ ले, रेडीली अंडरस्टैंड,
ठीक है, कॉन्सेप्चुअल मॉडल को समझ लिए। इससे हमें एग्जांपल यहाँ पे क्या दी गई है, रिसाइकिल बिन जो हमारे कंप्यूटर में होती है, जो कि हमारे ट्रैश बिन यानी डस्टबिन को यूज़ कर रही होती है। तो उसका लोगो रखा इसलिए गया है क्योंकि डस्टबिन में इंसान जो है तमाम कचरा डाल देता है, ठीक है। तो इसी तरह वो तमाम फाइल्स जो कि आपके पास डिलीटेड हैं, ठीक है, जिनका कोई मकसद नहीं है, वो रिसाइकिल बिन में रखी हुई होंगी। तो ये एक मेटाफोर है, ठीक है, जो रिसाइकिल बिन हमारे कंप्यूटर में होता है, जिसका मकसद ये होता है कि तमाम डिलीटेड फाइल उसमें मौजूद होंगी, ठीक है। तो उसका जो मकसद था वो यही था कि कचरा का डब्बा का बनाने का मकसद ये था कि कचरे का डब्बा जो होता है, डस्टबिन जो होता है, ट्रैश बिन जो होता है, जिस पर आप तमाम ट्रैश डाल देते हो, तो उसका मकसद ये होता है कि तमाम फालतू चीज़ें आप उसमें डाल देते हो, ठीक है। तो जब भी हमने उसको यूज़ किया ताकि रियल वर्ल्ड से एक कनेक्शन बिल्ड हो जाए,